नमस्ते। हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवंत वादा है। पर सवाल यह है कि इस वादे की हिफाजत कौन करता है। आज हम उसी प्रहरी की पूरी रूपरेखा को समझने वाले हैं, यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट की। ये सिर्फ एक अदालत नहीं, बल्कि हमारे संविधान का सबसे बड़ा रक्षक है। कहते हैं कोई भी संविधान उतना ही मजबूत होता है जितना उसका रखवाला। तो फिर ये रखवाला है कौन? इस एक सवाल का जवाब ही हमारे लोकतंत्र की नींव है और हमारे संविधान की आत्मा की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी भी। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि संविधान का असल रक्षक कौन है। फिर देखेंगे कि इस बेंच का निर्माण होता कैसे है और इसके शस्त्रागार में कौन-कौन सी शक्तियां हैं। इसके बाद हम संविधान के मूल ढांचे के बेहद जरूरी सिद्धांत को समझेंगे और आखिर में न्यायिक सक्रियता की उस दुविधा पर भी बात करेंगे जो आज के दौर में बहुत अहम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से, संविधान का रक्षक। इसका पूरा खाका, इसका पूरा ढांचा संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच दिया गया है। यही वो आर्टिकल्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, उसकी शक्तियों और उसकी तमाम जिम्मेदारियों को तय करते हैं। अब देखिए, किसी भी रक्षक के लिए सबसे जरूरी क्या है? उसका निष्पक्ष और स्वतंत्र होना। तो सवाल ये उठता है कि ये बेंच जो इतनी अहम है, वो बनती कैसे है? आइए इसकी संरचना, जजों की नियुक्ति और सबसे जरूरी उनकी स्वतंत्रता के प्रावधानों को बारीकी से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूरी इमारत की नींव आर्टिकल 124 में रखी गई है। ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। पर जज बनेगा कौन? इसकी योग्यताएं बिल्कुल साफ है। पहली शर्त, भारत का नागरिक हो और साथ ही कम से कम 5 साल किसी हाईकोर्ट में जज रहा हो या फिर 10 साल किसी हाईकोर्ट में वकालत की हो। हाँ, एक और रास्ता है। अगर राष्ट्रपति की नज़र में वो व्यक्ति एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यायविद है और ये जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहते हैं। अब जजों की नियुक्ति का तरीका, ये हमेशा से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। एक तरफ है कोलेजियम सिस्टम, जिसे खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों से विकसित किया है। इसमें सीनियर जज ही दूसरे जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं। मकसद, न्यायपालिका को किसी भी बाहरी दबाव से आज़ाद रखना। दूसरी तरफ सरकार ने एनजेएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकार के नुमाइंदे भी शामिल होते। पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ये कहकर रद्द कर दिया कि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और शक्तियों के बंटवारे के सिद्धांत के खिलाफ है। देखिए, एक जज को नियुक्त करना जितना अहम है, उतना ही ये भी कि उसे आसानी से हटाया ना जा सके। इसी वजह से आर्टिकल 124(4) में उन्हें हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत मुश्किल बनाया गया है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर एक प्रस्ताव लाना होता है, जिसे विशेष बहुमत से पास करना जरूरी है। यानी सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और साथ ही वहां मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये सख्त प्रक्रिया ही जजों को बिना डरे फैसले सुनाने की आज़ादी देती है। और जजों की स्वतंत्रता सिर्फ हटाने की मुश्किल प्रक्रिया से ही नहीं आती। इसके लिए संविधान ने एक पूरा सुरक्षा कवच बनाया है। जैसे उनके वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, जिस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। नियुक्ति के बाद उनकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जा सकती। अदालत अपनी अवमानना के लिए सजा दे सकती है। और तो और रिटायरमेंट के बाद कोई भी जज भारत की किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकता। ये सब मिलकर एक मजबूत दीवार बनाते हैं। तो अब हम ये समझ गए कि इस रक्षक को बनाया कैसे जाता है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाता है। पर अब सवाल ये है कि इसके शस्त्रागार में कौन-कौन से हथियार हैं, कौन सी शक्तियां हैं। चलिए अब सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग क्षेत्राधिकारों को समझते हैं, जो उसे संविधान की रक्षा करने की असली ताकत देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हम 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली, ये एक संघीय अंपायर की तरह है, जो आर्टिकल 131 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़ों को सुलझाता है। दूसरी, ये अपील की आखिरी अदालत है, मतलब हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ यहां अपील हो सकती है। तीसरी, ये एक सलाहकार भी है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानूनी सवाल पर इससे राय मांग सकते हैं। और चौथी, सबसे अहम, आर्टिकल 32 के तहत ये हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है। इन सब शक्तियों के अलावा एक और असाधारण शक्ति है, जिसे कहते हैं विशेष अनुमति याचिका या एसएलपी। इसका जिक्र आर्टिकल 136 में है। ये सुप्रीम कोर्ट को एक विवेकाधीन शक्ति देता है कि वो भारत की किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील की इजाज़त दे सकता है।
असल में आर्टिकल 136 को सुप्रीम कोर्ट का वाइल्ड कार्ड कहना गलत नहीं होगा। ये एक ऐसी जबरदस्त शक्ति है जो अदालत को किसी भी मामले में दखल देने की इजाजत देती है अगर उसे लगता है कि कहीं भी न्याय के साथ कोई चूक हुई है। ये पूर्ण न्याय करने का एक बहुत ही ताकतवर जरिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में इतनी ताकत आती कहां से है? इसका जवाब इन 3 आर्टिकल्स में छुपा है। आर्टिकल 41 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश की सभी अदालतों को मानना ही होगा। आर्टिकल 142 उसे किसी भी मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश देने की शक्ति देता है। और सबसे दिलचस्प, आर्टिकल 137 के तहत वो अपने ही दिए हुए फैसलों की फिर से समीक्षा कर सकता है ताकि न्याय हमेशा समय के साथ प्रासंगिक बना रहे। इन्हीं सब शक्तियों का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की आत्मा की रक्षा की है। और यहीं से हमारा अगला हिस्सा शुरू होता है, मूल ढांचे का सिद्धांत। ये वो कहानी है जहां रक्षक अपने असली काम में नजर आता है। देखिए, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है ना, ये एक दिन में नहीं बना। ये संसद और न्यायपालिका के बीच एक लंबे चले वैचारिक संघर्ष से निकला है। शुरुआत 1967 के गोलकनाथ केस से हुई, लेकिन कहानी ने असली मोड़ लिया 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में। यहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। और फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने इस पर आखिरी मोहर लगा दी और न्यायिक समीक्षा को भी मूल ढांचे का ही हिस्सा बता दिया। मिनर्वा मिल्स के फैसले का पूरा सार इस एक लाइन में है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक मूल विशेषता है और इसे न तो खत्म किया जा सकता है और न ही कमजोर किया जा सकता है। ये एक वाक्य संविधान में न्यायपालिका की क्या जगह है उसे हमेशा के लिए तय कर देता है। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जटिल सवाल पर, सक्रियता की दुविधा। क्या सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक रक्षक है या कभी-कभी ये एक शासक, एक गवर्नर भी बन जाता है? यहां 2 शब्दों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक है जुडिशियल एक्टिविज्म यानी न्यायिक सक्रियता। ये वो स्थिति है जहां अदालत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे बढ़कर एक सक्रिय भूमिका निभाती है। लेकिन जब यही सक्रियता अपनी सीमा लांघकर विधायिका या कार्यपालिका के काम में दखल देने लगती है तो उसे जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। इन दोनों के बीच की जो महीन सी रेखा है वही आज सारी बहस की जड़ है। तो हम आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, रक्षक या शासक? सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की लक्ष्मण रेखा कहाँ खत्म होती है? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इसका जवाब ही ये तय करेगा कि हमारा लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस पर सोचिएगा जरूर। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।